हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन केस अगर आपका आईईएस प्रीलिम्स मींस एंड इंटरव्यू निकल जाता है और अगर आपकी अच्छी रैंक होती है तो आपको रेलवे मिलता है, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी ड्यूटीज़ मिलेंगी जहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन का काम कराना पड़ सकता है, क्योंकि रेलवे में अगर आपका फील्ड जॉब लगता है तो वहाँ से सिविल डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे स्कोप रहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम कराने के लिए। तो इसलिए आपका पर्टिकुलर ये चैप्टर इसको शामिल किया गया है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, टोटली थ्योरेटिकल टॉपिक है। जितना इंटरेस्ट मैं बना सकती हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी बनाने की, बट आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ जो कि डिस्कस करूँगी, पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन एंड सर्विसेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आता है, जैसे जो मेट्रो बन रही है वो आपका कंस्ट्रक्शन में आता है, जो बिल्डिंगें बन रही होती हैं वो कंस्ट्रक्शन में आता है, जो ओवरब्रिज बन रहा होता है वो कंस्ट्रक्शन में आता है। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्वालिटी को क्यों मैनेज करेंगे? आप देखते होगे कि बहुत जगह आपने देखा होगा कि कॉमनवेल्थ गेम जब हो रहा था तो वहाँ पर ओवरब्रिज गिर गया, या अगर आप छोटे टाउनशिप या छोटे शहर की बात करो, बनारस में ब्रिज गिर गया, गोरखपुर में ब्रिज गिर गया। तो ब्रिज टूट कर गिरना या ब्रिज धंसना, रोड का धंसना, ये हमारे इंडिया में बहुत ही कॉमन है। इसलिए हम स्पेशली इस क्वालिटी एंड कंस्ट्रक्शन को पढ़ रहे हैं कि क्वालिटी हम कैसे मेंटेन करेंगे कंस्ट्रक्शन में। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स आते हैं कंस्ट्रक्शन में। कॉन्सेप्चुअल प्लानिंग, ये आपने पढ़ा हुआ है, टोटल ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। ये पूरा बात मैं एक बार आपको रिकॉल करा दे रही हूँ। फर्स्ट मैं बात करती हूँ तो प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग करेंगे, सपोज आपने कोई ओवरब्रिज बना रहे हैं तो पहले आप उसको प्लान करोगे, फिर फिजिबल स्टडी करोगे, फिर उसकी डिज़ाइन करोगे। आपको याद हो तो ये सब प्लानिंग के फेज़ में मैंने आपको पढ़ाया था। फिर बात आती है प्रोक्योरमेंट की, यानी आप कितने पैसे, कितना आपके पास अमाउंट बजट है। फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे, इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको आप एक्सेप्ट करोगे, उसको ऑपरेट करोगे, और फिर लास्ट में जब आपका ओवरब्रिज बन जाएगा तो उसको आप मेंटेन करोगे। तो ये आपके जो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है उसके ये अलग अलग फेज़ हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी को किस तरीके से मैनेज करेंगे। इसके लिए हमने एक सिस्टम को डिफ़ाइन किया है, दैट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इंडिया में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनने या क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस बनना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को हम अपने सिस्टम में लाना? क्योंकि अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बहुत सारी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ठेकेदार, गिट्टी वाला, तो उन सबको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पाठ पढ़ाना बहुत मुश्किल है। बट स्टिल हमें ट्राई करना है, हमें अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाना है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। आई नो थ्योरी है और मैं कोई ऐसी बात नहीं बता रही हूँ जो आपको पता नहीं है, बट मैं एक सिंक्रोनाइज्ड वे में बात बताना चाह रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चंस को हैंडल कर सकें। अभी जो लास्ट 2019 और 20 में जो क्वेश्चन आए कंस्ट्रक्शन के, आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन को इतनी जल्दी मार्क नहीं कर सकते हो। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़िए। ऑब्जेक्टिव क्या है? डू थिंग्स राइट एट द फर्स्ट टाइम, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड रिवर्क। सपोज आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, अगर आपने 25 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हो तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि गैस की पाइप नहीं पहुंचाई या किचन में सिंक नहीं दिया और आपने 10 मंजिला घर खड़ा कर दिया, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम उसको तोड़ोगे? नहीं। तो कोशिश करिए कि फर्स्ट टाइम में ही आपका प्लानिंग इतनी अच्छी हो कि आपको रिवर्क करने की ज़रूरत ही ना पड़े। फर्स्ट टाइम में ही आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छा परफॉर्म करें। ये नेक्स्ट आता है फोकस ऑन अ प्रोसेस। प्रोसेस पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है फोकस ऑन प्रिवेंशन नॉट करेक्शन। नेक्स्ट आता है मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट द क्वालिटी अवेयरनेस टू कंस्ट्रक्शन कंपनी। क्वालिटी मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसका मेन काम है कि जितने भी लोग आपके प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं उनको अवेयर कराएं कि ठेकेदारी में पैसा नहीं है, आप अपनी क्वालिटी से समझौता मत कीजिए। अगर आप अपनी क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे तभी आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट काम करने को मिलेगा। तो क्वालिटी की अवेयरनेस डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि मेन एम क्या है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। इन्वेस्टिगेट एंड एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन इंडस्ट्री। मेन एम है कि हमें इम्प्लीमेंट करना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। कौन इम्प्लीमेंट करेगा? आप जैसे इंजीनियर जो आईईएस को क्रैक करेंगे वो जाएंगे और वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप ठेकेदारों की प्रोजेक्ट को आप प्रॉपर देखोगे कि वो जो गिट्टी बालू ईंटा लगा रहे हैं वो
अच्छे लगा रहे हैं कि नहीं, वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बिल आप ही पास करोगे। तो इसीलिए आपको ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। डिटरमाइन मेजर फैक्टर दैट मोस्टली अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं? अगर हम बात करते हैं रेलवे का ट्रैक बनवाना है, तो ट्रैक बनवाने में आप देखते हो गीटे छोटे छोटे गिट्टियाँ यूज़ हो रही होती हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जहाँ पर आपका डबल इनकम के चांसेस हो सकते हैं, जहाँ पर ठेकेदार कमीशन खा सकता है, कमीशन आपको ऑफर कर सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में अफेक्ट कर रहे हैं? थर्ड आता है टू क्रिएट क्वालिटी अवेयरनेस टू द लो लेवल कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अपने मैं तुमको बताया, जो छोटे ठेकेदार होते हैं उनके अंदर अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। टू मिनिमाइज द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड रिड्यूस वेस्टेज ऑफ मटेरियल टाइम। इसका क्या मतलब है? इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है, सपोज आपने गिट्टी मंगानी है, बालू मंगाना है काम करने के लिए, तो आप एक बार में 1 साल का मंगा लिए। आप उसको इन्वेंट्री कहते हैं, यानी आप उसको जहाँ रख रहे हो उसको देखभाल की कॉस्ट बढ़ जाती है, उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो इससे बेटर है कि आप 3 मंथ पर अपने मटेरियल्स को मंगाइए, इससे वेस्टेज कम होता है। सपोज बरसात आ जाती है तो बालू पूरे बह जाते हैं पानी में, तो वो बहुत वेस्ट होता है। तो इस टाइप में आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का मेन एम है कि आप मटेरियल वेस्ट ना हो, आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट कम से कम लगे। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन में अफेक्ट करेंगे? तो बेसिकली मैंने यहाँ पर 9 फैक्टर्स की बात की हुई है जो आपके कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए लिमिट करते हैं। फर्स्ट आता है लिमिटेशन ऑफ टाइम। लिमिटेशन ऑफ टाइम का एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे अगर हमारा इंडिया जो है कॉमनवेल्थ गेम जब ऑर्गेनाइज कर रहा था, तो आप देख रहे थे कि 4 महीने के अंदर आपको 8 से 9 ब्रिजेस बनाने थे और उसका इनॉग्रेशन कराना था, क्योंकि बाहर के देशों से बहुत सारी प्लेयर्स आ रहे थे खेलने के लिए, बहुत सारे पब्लिक आ रही थी। तो हमारे पास टाइम लिमिटेड था, तो हमने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसका नतीजा ये हुआ कि वो ब्रिज आपका साल भर भी नहीं चला और गिर गया। तो आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, टाइम को आप पूरा लीजिए। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंस, कभी कभार आप देखते हैं कि बजट बहुत कम होता है, बजट ही नहीं पास करती है सरकार, तो फाइनेंस की वजह से आपकी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। लिमिटेशंस ऑफ लेबर की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, आपको बहुत आदमी नहीं मिलते हैं। लिमिटेशंस ऑफ रूल और रेगुलेशंस, प्रॉपर रूल्स नहीं बना होता है, तो आज काम हो रहा है फिर 3 दिन बाद काम हो रहा है। लिमिटेशंस ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी, लिमिटेशंस ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स कम पड़ जाते हैं। लिमिटेशंस ऑफ वेदर, बरसात में आप कोई भी लिंटर ढालने का काम नहीं कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ बिल्डिंग प्लान, तो ये सब आपके फैक्टर्स, लिमिटिंग फैक्टर हैं जो कि आपके क्वालिटी में इफेक्ट डालते हैं। किस तरीके से आप क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो आप किस तरीके से क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे? फर्स्ट आता है आफ्टर टाइटल कन्फर्मेशन रिलेवेंट लिटरेचर्स आर कलेक्टेड। अगर आप कहीं पे बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं पर आप ओवर ब्रिज बना रहे हैं, तो आपका जब टाइटल कंप्लीट हो गया कि आप एज अ इंजीनियर अपॉइंट हुए हैं कि आपको इस सिटी में ओवर ब्रिज बनाना है, क्योंकि वहाँ बहुत ट्रैफिक लग रहा है, नीचे पानी इकट्ठा हो जाता है बाढ़ का, तो आप पहले पूरा रिलेवेंट लिटरेचर पढ़िए। लिटरेचर का क्या मतलब होता है कि वहाँ पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए हमें कितना समय लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगी, क्या पैरामीटर जो इफेक्ट कर सकते हैं, न्यू हमें कितनी गहरी खोदनी होगी, वहाँ का मिट्टी कैसी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ कितने टाइम पे बारिश होती है, क्या क्या पैरामीटर आपको इफेक्ट करेंगे। जैसे अगर आप सिक्किम की बात करें तो वहाँ ओवरब्रिज बनाना बहुत मुश्किल है, पहाड़ है, पत्थर है, लेकिन अगर आप किसी समतल धरातल की बात करते हैं तो वहाँ पर फिर भी ईजी है। फ्रेम क्वेश्चनियर फ्रेम करने को मैं प्रॉपर एक अलग टॉपिक में कवर कर रही हूँ। अभी आप समझ लीजिए कि कुछ क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने हैं जो कि आपको समझ में आए कि आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। ग्रुप द कंपनी बेस्ड ऑन द मेथडोलॉजी। आप इसका ये मतलब है कि सपोज अगर आपको सीमेंट चाहिए तो सीमेंट कितनी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि उस सिटीज़ में 10 साल से एक ही ठेकेदार से सीमेंट हम मंगा रहे हैं तो इस बार भी हम उसी ठेकेदार से मंगवाएं। आप एक प्रॉपर कंपनीज का ग्रुप बनाओगे कि और उसके सारे आप टेंडर्स को मांगोगे कि आप क्या कितने अमाउंट में दे रहे हैं, क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर फोर्थ आता है कंडक्ट द क्वेश्चनियर सर्वे इन प्री डिफाइंड कंपनीज। आप उनको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भेजोगे कि उनका कितना बजट है, किस क्वालिटी का वो सीमेंट दे रहे हैं। सेम इसी तरीके से कुछ कंपनीज आपकी सीमेंट की बनेंगी, कुछ कंपनीज बालू की बनेंगी, कुछ कंपनीज आपकी ट्यूबलाइट जो भी आपके ब्रिजेस पे लग रहे हैं उनकी बनेंगी। तो ये डिफरेंट कंपनीज़ को आप उस फ्रेम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दोगे जो उसके फील्ड की हैं। उसके बाद आप करोगे एनालिसिस डेटा, यानी जितने भी क्वेश्चंस के उन्होंने आंसर दिए हैं आप उसके बेसिस पे डेटा एनालिसिस करोगे कि आप कोशिश करोगे कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।
फिर आप ध्यान दोगे कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आपके क्वालिटी पर इफेक्ट डाल सकते हैं। लाइक लास्ट आता है कैलकुलेट द कॉस्ट वेरिएंस फॉर अ क्वालिटी डिफेक्ट, यानी कॉस्ट वेरिएंस, यानी आप ये देखोगे कि आपका बजट कॉस्ट वेरिएंस, अगर आपको याद हो तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ाई थी कि कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करने से आपको पता चलेगा कि आपका जो भी बजट है वो ओवर बजट जा रहा है या अंडर बजट जा रहा है। तो ये सारे आपके प्रॉपर मेथड हैं जो कि आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट, देखने में बहुत ईजी लग रहा है कि मैम ये क्या है, तो मुझे पता ही है, बट क्वेश्चन इसी से आएंगी, कौन सा पहले है। अगर इसमें क्वेश्चंस आ जाएगा जो आप कंपनीज बना रहे हैं ग्रुप की, वो क्या अलग अलग ठेकेदारों की होगी या मटेरियल बेस्ड कंपनी होगी, तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ डिज़ाइन ऑफ क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर इज अ डिज़ाइन टू स्टडी मोर अबाउट द क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड वेज टू इम्प्रूव क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन वर्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने तैयार करोगे उतना आपकी इंप्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्वालिटी के। मेनली फोकस ऑन एग्जीक्यूशन पार्ट, यानी सबसे ज़्यादा जो भी आपका क्वालिटी फोकस होता है वो आपके एग्जीक्यूशन पार्ट पर होता है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज मेजॉरिटी मिसप्लेस इन एग्जीक्यूशन पार्ट। यानी अगर आपका पेपर वर्क तो सब सही रहेगा कि हम हायर क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, आप जो भी आप बिल पास करने को दिखाओगे सरकार को वो सब बहुत अप टू डेट रहता है जो पेपर वर्क होता है। बट अगर हम एग्जीक्यूशन पार्ट की बात करें, जब हम जो इंजीनियर वहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, क्योंकि वही वो देख पाता है कि एक्चुअली जो ठेकेदार ने प्रॉमिस किया है, जिस मटेरियल का, जिस क्वालिटी ऑफ मटेरियल की बात की है, क्या वो लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। अगर वो समझौता कर रहा है तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस नहीं यूज़ हो रही है। तो इसको बेसिकली हम 5 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं: कॉलम वर्क, बीम वर्क, स्लैब वर्क, ब्रिक और अ ब्लॉक एंड प्लास्टरिंग वर्क। तो ये आपके ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 5 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो इस कैटेगरीज का नाम आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है सर्विस क्वालिटी। अ सर्विस क्वालिटी इज सेटिस्फाइंग अ प्रीवियसली डिससेटिस्फाइड कस्टमर एंड मेकिंग देम अ लॉयल कस्टमर। यानी सर्विस आप कैसे दोगे क्वालिटी की, जो पहले से डिससेटिस्फाइड कस्टमर है उनको उनसे आप पहले पूछोगे कि आप क्यों डिससेटिस्फाई हैं, फिर उनके क्वेश्चंस का आप आंसर करके आप उनको सेटिस्फाई करोगे। जैसे अगर प्रतीक लॉरियल की बात करो, पहले उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई, नेक्स्ट टाइम जो बनाएंगे तो वहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं उनसे वो पूछेंगे कि क्या कमी आ रही है आपको, उस हिसाब से फिर वो नेक्स्ट बिल्डिंग उसको इंप्रूव करके बनाएंगे। दिस फ्रेमवर्क कंटेन्स 6 सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड: गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट, सर्विस एक्सेस, रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल नीड, सेफ्टी, वेल बींग एंड राइट्स, फीडबैक, ह्यूमन रिसोर्सेज। वेल बींग एंड राइट्स क्या होता है? दीज स्टैंडर्ड आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब मैं उसी की बात करने जा रही हूँ। जैसे रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट, इसका ये मतलब है कि आप जितने भी मजदूरों को काम करवा रहे हैं या जो भी आपके अंडर में काम कर रहा है, आप उनकी ह्यूमन राइट को आप रिस्पेक्ट करोगे, आप उनकी ह्यूमन राइट को नहीं हर्ट कर सकते हो। सोशल इंक्लूजन, पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जिनको भी आप सर्विस दे रहे हो, जो डिससेटिस्फाई आपके कस्टमर हैं, तो उनका आप फुल पार्टिसिपेशन कराओ। उसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं कि इन्होंने आज पार्टिसिपेट किया, इन्होंने कल नहीं किया। आपको फुल पार्टिसिपेशन कराना है। चॉइसेस की बात करती हूँ तो मैं, जो भी आपके सर्विस क्वालिटी के स्टैंडर्ड हैं वो आपके इन चारों प्रिंसिपल को फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर स्टूडेंट, इससे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है बट इस बार आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्या क्या डायमेंशंस है सर्विस क्वालिटी की? सर्विस क्वालिटी की डायमेंशंस की बात करते हैं अगर हम, तो फर्स्ट आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का क्या मतलब है? परफॉर्म्ड प्रॉमिस सर्विस, डिपेंडेबिलिटी एंड एक्यूरेटली। मतलब रिलायबल होना चाहिए, आप कोई भी ब्रिज बना रहे हैं तो भरोसेमंद होना चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस, विलिंग टू हेल्प कस्टमर प्रॉम्प्टली। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई घर बनाया है सपोज, तो आप उसके लिए आप हमेशा हेल्पफुल रहें कि सपोज़ कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है उस बिल्डिंग में तो उसके लिए आप तुरंत ही तैयार रहें। अश्योरेंस, एबिलिटी टू कन्वे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, आपको ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस शो करना है अपने कस्टमर के लिए। एम्पैथी, एबिलिटी टू अप्रोचेबल, आप हमेशा ही मतलब उनके साथ अगर कोई भी डिससेटिस्फैक्शन आता है तो वो आपको हमेशा अप्रोच कर सकें। नेक्स्ट आता है टेंजिबल, यानी फिजिकल फैसिलिटी। फिजिकल, ऑल्दो ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है टेंजिबल, यानी आपका बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से कैसा है, आपने पेंट कैसा कराया है, आपने मेंटेन रखा है कि नहीं। तो फिजिकल फैसिलिटी जो भी आप दे रहे हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका आप याद रख लीजिएगा इसके फुल फॉर्म में, ठीक है, RRAET, क्योंकि इसकी प्रेफरेंसेस ऑर्डर ऐसे ही रहेंगे। फर्स्ट आप रिलायबिलिटी को प्रेफर करोगे, फिर रिस्पॉन्सिवनेस, फिर एश्योरेंस, फिर एम्पैथी। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा। मैं अगर बात करती हूँ, देखिए ये आपका 2018 या 19 का क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर कीजिए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस इन कंस्ट्रक्शन? साइट कंस्ट्रक्शन मेथड, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, इंजीनियरिंग एंड डिजाइन प्रोसेस, सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, साइट कंस्ट्रक्शन मेथड, डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन मेथड जो है आपका वो आपकी क्वालिटी को इन एनी हाउ इफेक्ट करेगा ही करेगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे। यहाँ पे डाउट हो सकता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे
क्वालिटी डिपेंड कर रही है कि नहीं। थर्ड में पढ़ती हूँ इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन प्रोसेस। तो डिज़ाइन का प्रोसेस तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो थर्ड तो ऐसे ही आउट हो जा रहा है, यानी ए एंड बी तो क्रॉस हो गए। बात करती है 2 एंड 4 की। 4 है सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो सुपरविजन में तो क्वालिटी चाहिए ही होती है, क्योंकि जो अगर सुपरवाइज नहीं करेगा, अगर सुपरविजन जो कर रहे हैं क्वालिटी को कंट्रोल ही हम नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी है, तो वहाँ पर तो इफेक्शन आएगा ही आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन और आपका फर्स्ट तो बिल्कुल श्योरिटी में है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे डाउट है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा है ही नहीं जो 1 2 4 बोल रहा है, यानी आप क्या टिक करोगे 1 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2020 में आया है। देखिए कंस्ट्रक्शन से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन इन क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस इन कंस्ट्रक्शन। क्या सोर्सेस हैं जिनकी वेरी करने से आपका क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस में इफेक्ट आएगा। मटेरियल डेफिनेटली, ऑपरेटर कौन यूज़ कर रहा है उसकी वजह से भी आप अगर ऑपरेटर को वेरी करेंगे तो हमारा क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस भी आपका वेरी करेगा। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्शन एक्टिविटी। इंस्पेक्शन एक्टिविटी में आता है आप ऑडिट कर रहे हैं, अगर सपोज जैसे आप इनकम टैक्स ऑफिसर्स को देखते हैं, अगर वो ही मिले हुए होंगे, यानी उन्होंने ही अगर क्वालिटी को वैल्यू नहीं किया तो डेफिनेटली क्वालिटी कहीं पर भी आ नहीं पाएगी। तो अगर हम ओवरब्रिज की बात करते हैं, अगर इंस्पेक्शन एक्टिविटी ही ढंग से नहीं हो रही है तो क्वालिटी को हम कैसे बिल्ड कर पाएंगे। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 1 2 एंड 3, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं है जिसको आप बिना देखे टिक कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा डियर स्टूडेंट। थ्योरी है इसलिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है। इन केस छोड़ा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे कवर करूँगी। और प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।